स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव बिस्सा से अभी हमने पूछा कौन से स्टॉक्स उनको पसंद है, तो कह रहे हैं गेल में शॉर्ट करेंगे, NMDC को लॉन्ग करेंगे। प्रकाश गाबा साहब आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि BML और MNM उनको पसंद है। गौरांग सर, आपके पिक्स बताइए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या खरीदना चाहेंगे? फार्मा क्षेत्र काफ़ी लंबे समय से जूझ रहा है और वहाँ पर हेमंत हमें लग रहा है कि एक छोटी या मझौली कंपनी आप कीज लीजिए सुवेन लाइफ, ये कंपनी पर हमने कुछ समय पहले रिपोर्ट निकाली थी। लक्ष्य हमारे जो थे वो मुकम्मल या हासिल हो चुके थे। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे नतीजों का और पिछले 2-3 तिमाही के नतीजे देखने के बाद हमने फिर से यहाँ पर निवेश की कवायद की है। एक अच्छी कंपनी और बेहतरीन रुझान। अभी जो जिक्र हो रहा था धातु क्षेत्र पर, स्टील पर, और जो हमने भी प्रोग्राम शुरू हुआ तो टिप्पणी में शुरुआत में हमने कहा था धातु क्षेत्र अच्छा लगता है, और वहाँ पर आई थिंक एक पिटा हुआ स्टॉक है वेदांता। काफ़ी कुछ खबरें थी, खबरों को लेकर के यहाँ पर बड़ा करेक्शन देखने मिला। एक अच्छी खासी ऊपर के तरफ के दायरे दे सकते हैं, वो एक दूसरा स्टॉक है। एक मतलब कॉन्ट्रा बाय है, ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ हेमंत, बुनियादी तौर पर। और एक खपत को जुड़ के स्टॉक है मझौली कंपनी डाबर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए। ओके, तो डाबर और मेटल्स के साथ साथ सुवेन लाइफ साइंसेज, ये कुछ ट्रेड्स जो गौरांग को पसंद है आज के लिए, जहाँ पर आप ध्यान दें, फोकस करें। लेकिन एक और जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है कच्चा तेल। याद रखिए, लगातार कच्चा तेल ऊंचाइयों पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी अगर आप ब्रेंट के भाव देखें तो $67 के करीब ही ट्रेड है। 66.94 का लेवल आपको याद होगा बीते हफ्ते और खासकर फ्राइडे के सत्र में HPBP IOC में दमदार तेजी बनती दिखाई दी और यहां पर टारगेट्स भी हिट हुए थे। गौरव, अगर आज ये ट्रेड एक्सटेंड करना हो, HPBP IOC, तीनों में क्या बेटर ट्रेड है? कहां पर आपको लग रहा है और अग्रेसिव तेजी बन सकती है? देखिए, अगर OMCs की बात की जाए तो यहाँ पे उछाल जरूर देखने मिली है, लेकिन मैं बहुत अग्रेसिवली इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो सभी के सभी स्टॉक्स जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश बाई करना ही है तो मैं कहूँगा 237, 238 के ऊपर HPCL अच्छा है, 350 के ऊपर BPCL अच्छा है। जब तक ये 350 BPCL और 237 HPCL नहीं तोड़ता है, मेरे लिए ये फिलहाल पुट के जरिए प्ले करना सेफ रहेगा। या ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा अगर आता है 1-2% को उछल अगर आता है तो मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव तेजी मैं नहीं करूँगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया के आसपास में ही है, ऊपर हम बाई कीजिए, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जो पुट की स्ट्रैटेजी बता रहे, बताइए कौन सा पुट लेंगे BP या HP में? देखिए, अगर कोई उछाल अगर आपको देखने मिलती है HPCL में 235 के करीब, तो आप नेक्स्ट सीरीज़ का यानी मार्च सीरीज़ का आप 230 का पुट ले सकते हैं। रीज़न ये है, एक आपको उसमें वॉल्यूम एट द मनी होगा तो आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे से मिल जाएंगे, और अगर आप करंट सीरीज़ का लेते हैं तो आपको टाइम वैल्यू इरोजन बहुत रैम्पेंट होगा, तो इतना आपको शायद मुनाफा प्रोबेबिलिटी कम हो। तो आप नेक्स्ट सीरीज़ का 230 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और रही बात BPCL की, तो अगर कोई भी उछाल 350 के करीब आता है, 345, 348 के करीब अगर आता है, तो आप 340 का या 330 का पुट ऑप्शन BPCL में ले सकते हैं। आगे थे ये देखिए, पिछले पूरे हफ्ते बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे। मुझे याद है BPCL ने पिछले हफ्ते 5% तक की रैली दिखाई, HPCL ने 7% तक की रैली दिखाई। अर्ताब, और पेट्रोल और डीजल के दोनों के दाम ओवर द वीकेंड, इनफैक्ट आज भी दरअसल बढ़े हैं। तो आज देखिए 14 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ, कल 6 पैसे, परसों 7 पैसे, शुक्रवार को 17 पैसे। सब जोड़ लीजिए, ये पैसे जुड़ने में छोटे लगते हैं, लेकिन जोड़ लीजिए तो करीब 45 से 50 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं ये। और देखिए इन स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बाजार पहले डर रहा था कि पता नहीं इलेक्शन से पहले ये पास ऑन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन से याद आया, 4 मार्च को सुनने में आ रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आचार संहिता ऐलान के साथ साथ लागू हो जाती है। तब तक तो रेट हाइक से ये पास ऑन होता रहेगा। 4 मार्च नहीं, ये तो खैर अब करते रहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4 मार्च से पहले फिर सरकार कुछ बड़े काम और करने की कोशिश करेगी। और आपने देखा ओवर द वीकेंड PM किसान सम्मान निधि स्कीम का लॉन्च हुआ। 2000 रुपए हर किसान, जो गरीब किसान हैं उस श्रेणी में आते हैं, उनके दरअसल खातों में ट्रांसफर हुए। और देखिए हम शुक्रवार को भी ये कह रहे थे कि ये बड़ी इवेंट है जिस पर नजर होनी चाहिए। तो एक बार सुन लेते हैं PM साहब ने क्या
टिप्पणी करी। उसके बाद अब पूछेंगे गौरांग शाह साहब से कि वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम जो ऐलान हुई थी बजट में वो अब दरअसल अमल में आ चुकी है। तो 1 करोड़ किसानों को दरअसल पहली किस्त जो 2000 रुपए की थी वो मिल गई है उनके खातों में। इसका असर राजनीति पर किस तरह से पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। पहले पीएम जी की बाइट सुनते हैं। हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। गौरांग सर, राजनीतिक लाभ मिलेगा इससे? और जो भी ओवर द वीकेंड हमने तस्वीरें देखी जो मोदी जी ने किया, इससे राजनीतिक लाभ होगा आपको लगता है, और कितना होगा? और शेयरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर आज एक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार को बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स में दमदार रैली देखने को मिली थी। हेमंत, मैं सराहना करता हूं जो कोशिश सरकार कर रही है, खास करके हमारे जो किसान भाई और बहन जो मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और उनकी ही बदौलत निवाला हमारे सबके ज़ुबान को लगता है और हमारी भूख मिटती है। और एक समय रहा है काफ़ी लंबी अवधि का, बातें बहुत होती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम बिल्कुल नहीं होता। ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से ये जो योजना है उसका ऐलान किया। अगर कुछ समय पहले करते तो मेरे ख्याल से और भी सकारात्मक बात होती, क्योंकि मुद्दा मिल जाता है विपक्ष की पार्टियों को कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इस तरीके के मन लुभावन नियमों को लागू किया जाता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कदम उठाए अभी और आने वाले समय में, वो अपनी मर्यादा में कदम उठाएंगे और उसका ज़्यादातर अतिरिक्त बोझ जो वित्तीय को लेकर के है उसकी परिस्थिति सरकार की बैलेंस शीट पर या उन पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे भी मेरे ख्याल से हमारे देश की जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं आंच पहुंच सकती है। लेकिन हाँ, जो मैंने अभी खपत की बात की, मैंने डाबर का नाम लिया जब हर्षदा ने मुझे सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कि कौन से क्षेत्र और कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ऑटो सेक्टर एक बहुत ही बुरी तरीके से पिटा हुआ सेक्टर है, और यहाँ पर जो कंपनियाँ एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स और गाड़ी बनाती हैं या स्कूटर्स बनाती हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, 2 नाम जहन में आते हैं। ऑटो में मेरे ख्याल से टाटा मोटर से लेकर के शुरुआत करता हूँ, एक कॉन्ट्रा बाय है हमारा काफ़ी लंबी अवधि से, मारुति और M&M, ये कुछ नाम होंगे ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हुई। और अगर मैं मेरी पसंद या फिर निवेश की राय को और थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना चाहूँ और खपत को लेकर के आऊँ, तो मेरे ख्याल से सेकंड इन लाइन दिग्गज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ITC एक लंबे समय से दायरे में चला है, 260-275 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा दाम है। ये भी मेरे ख्याल से एक आउट परफॉर्मेंस करने की कतार पर है, एक बुनियाद बना रहा है। और इमामी लिमिटेड, ये कुछ नाम होंगे जो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो लिस्ट कंजम्पशन थीम वाली बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन जो 2 व्हीलर्स की बात कर रहे थे, और 2 व्हीलर्स वाला ट्रेड आपको याद होगा हेमंत और मैंने तकरीबन 9:30 बजे के आसपास फ्राइडे को सही टाइम पर पकड़ा था जब मार्केट अपनी ओपनिंग ट्रेड से आगे बढ़ने लगा था। अब बताइए प्रकाश, हीरो बजाज में एक्शन और टीवीएस में एक्शन, यहाँ पर चार्ट्स पर कहाँ इंडिकेशन है कि और तेजी बरकरार रहेगी, एक्सेलरेटर दबेगा? मैं टीवीएस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से जो मूव मिला था फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा मिला था। इसका जो टेक्निकल टारगेट हमें लगता है कुछ 500 के करीब जा सकता है, उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं, और स्टॉप करना पड़ेगा 460 का। तो मेरे को लगता है टीवीएस मोटर में एक मूव मिल सकता है। हीरो बजाज ऑटो भी देखना चाहिए, देख लेते हैं उस पर हाल क्या है। लेकिन बजाज ऑटो की बात करें तो यस, यहाँ पर भी अप मूव है, लेकिन दोनों में से अगर एक लेना पड़े तो मुझे टीवीएस लूँगा। तो टीवीएस मोटर, इस पर रखिएगा नज़र, ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। आपने शुक्रवार की बात करी तो मुझे मदरसन सुम्मी की याद आ गई है, तो एक बार लोगों को बता देते हैं। मदरसन सुम्मी पर जो कॉल दिया गया था शुक्रवार को बाजार खुलने के साथ साथ, पहला कॉल, उसमें आपने किस तरह के रिटर्न्स कमाए, और उसके बाद फिर पावर सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए सुन लीजिए मदरसन सुम्मी पर क्या बात हुई थी। एक्सपायरी से पहले कितना बड़ा मूव इसमें देखने को मिल सकता है, ये सवाल
आपसे सर बताइए, क्या तेजी की जाए? अभी के अभी वाला शेयर है तो फिर लगाएं इसके ऊपर मोहर। अभी के अभी आज के लिए 144 का टारगेट होना चाहिए, एक्सपायरी का टारगेट 152, 140 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस होगा 137.50। इस स्टॉक में तो बढ़िया तेजी देखने को मिलने ही वाली है। तो मदरसन सुमी हमारे दर्शकों ने सुबह 9:20 के आसपास खरीदा है। मदरसन सुमी भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ है। तो 140 रुपए के आसपास सुझाया गया और देखिए भागा उसके बाद ये स्टॉक दिन के दौरान अच्छी रैली देखने को मिली इस शेयर में। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक तेजी देखने को मिलने लगी, लेकिन आज पावर सेक्टर के स्टॉक्स पर भी नज़र रहने वाली है। दरअसल पावर मिनिस्ट्री एक रिव्यू करने वाली है और ये रिव्यू होगा कल। पावर कंपनियों को जिस तरह से दिक्कत आई है उनके लिए कोई एक रास्ता निकालने की बात हो रही है। ये बताइए पावर सेक्टर, गौरांग सर कैसा लगता है आपको? हालांकि इस सेक्टर ने बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं दिए हैं अब तक, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है इस बैठक से? दिक्कत यह है हेमंत कि हमारे देश में 365 दिन साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और ये पावर एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक मनलुभावन योजनाओं के ऐलान करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल देते हैं कि हम मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में ऊर्जा यानी कि बिजली देंगे। अब हमें और आपको पता है कि मुफ्त में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आता है, हर एक चीज़ की कुछ कीमत होती है। तो जब जब ये ऐसे मुद्दे आते रहेंगे तब तक मेरे ख्याल से पावर जनरेटिंग सेक्टर को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जो योजना बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज़मीनी स्तर पर लागू की है वो है ऊर्जा, संपूर्ण भारत का विद्युतीकरण। छोटे से छोटे गांव में, छोटे घर में 24/7 व्याजबी दामों पर ऊर्जा यानी कि बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ पर काफ़ी कुछ काम हुआ है, हमने सुना भी है और देखा भी है। एनटीपीसी और टाटा पावर ये दो कंपनियाँ होगी ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई जो हमें अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरत होगी उन कंपनियों की जो इस ऊर्जा जो पैदा होती है या जो बनती है उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, वहाँ पर पावर ग्रिड और आरईसी ये दो कंपनियां जो हमें अच्छी लगती हैं। तो ये वो पावर स्टॉक्स फोकस में, और इनफैक्ट प्रकाश को भी पसंद है यहाँ पर कोर पावर प्ले नहीं, लेकिन पावर को जो फाइनेंस कंपनी करती हैं बिजनेसेस या फिर पावर से जो जुड़ी हुई एनबीएफसीज हैं, आरईसी, पीएफसी, दोनों की कोई एक? दोनों ही अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर वीकली चार्ट देखें हर्षदा तो दोनों में ही बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे पावर फाइनेंस कुछ 120-125 का नज़र आता है टारगेट, और आरईसी की बात करें तो यहाँ पर लगता है कि 145 तो ज़रूर क्रॉस कर लेगा, 150 की तरफ भी आ सकता है क्योंकि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 130 के आसपास। तो मुझे पावर फाइनेंस और आरईसी दोनों ही में बाइंग लगती है। राइट, और देखिए भागे भी थे ये शुक्रवार को और पिछले हफ्ते क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन इन दोनों शेयरों ने दिखाया था। अब ये खबर आ रही है कि इनके मसलों के ऊपर एक निपटारे के लिहाज से पावर मिनिस्ट्री कल के दिन बैठक करने वाली है। तो आज फिर से ये स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। sptulsian.com के SP तुलसियान जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। स्वागत है सर CNBC आवाज़ पर। अब ये एक्सपायरी का हफ्ता, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट कैसे पढ़ रहे हैं आप? लग रहा है क्या कि ट्रेड वॉर अब सुलटने की तरफ बढ़ रहा है आगे? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे एक सुलह का एक माहौल बन रहा है क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हाइक तो जो भी टैरिफ है उसको हाइक नहीं करेंगे और हमारा डिस्कशन चल रहा है। और एक ऐसा अनुमान था कि जो 1 मार्च को तो नहीं, लेकिन क्योंकि 1 मार्च को चाइना में उनकी इंटरनल मीटिंग होती है तो शायद 10-12 मार्च तक ये मामला सुलझे। लेकिन यहाँ पे अब एक फोरगोन कंक्लूजन है कि मामले में और कोई नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी और रेजोल्यूशन जल्दी आएगा। तो निश्चित रूप से इमर्जिंग मार्केट के बाजारों के लिए, अगर चूँकि ग्लोबल मार्केट के लिए भी अच्छा होगा तो इमर्जिंग मार्केटों पे भी काफ़ी इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा अनुमान है, मैंने शुक्रवार को सवेरे भी कहा था कि सोमवार और मंगलवार के लिए हमारा पॉजिटिव रुझान है एक्सपायरी के 2 दिन पहले, और एक्सपायरी जो है पॉजिटिव माहौल पे होने की, बंद होने की संभावना है। शुक्रवार को भी मैंने टारगेट दिया कि शायद 10,900 की उम्मीद करिए, जहाँ पे निफ्टी को आप एक्सपायर पे देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी में 27,100 से ऊपर का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। ओके, हायर ग्राउंड पर एक्सपायरी की पूरी उम्मीद। लेकिन जो यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर थोड़ी सी जल्द ही खत्म होने के आसार बन रहे हैं, इसी पर हमारा ट्विटर का भी सवाल है और हम आप से आग्रह कर रहे हैं कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए एज एन इंडियन ट्रेडर, एज एन इंडियन इन्वेस्टर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जल्द ही खत्म हो जाएगा? तो हाँ या ना फटाफट आप जवाब दें, और जब ये जवाब देते हैं
तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी पढ़ ले, वो आपके लिए सबसे बड़ा क्लू है। लेकिन आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं वो इम्पोर्टेंट। तो वोट बहुत जरूरी है। देखिए वोटिंग करनी चाहिए, यहाँ पर भी वोट जाकर जरूर करिए। ट्विटर पर जाइए CNBC _ आवाज़ पर जाकर अपना वोट हमें बताइए। तो अब तक मैं आपको बता दूं 100 से ज़्यादा लोगों ने वोट कराए और 48% कह रहे हैं हाँ और 52% कह रहे हैं ना। तो ट्रंप साहब ने जिस तरह से कई बार यू टर्न लिए ना, तो लोग देखिए हाँ, तो लोग थोड़े से उससे सहमे हुए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये हम समय समय पर आपको इसके जवाब भी बताते रहेंगे। लेकिन ये ट्रेड वॉर अगर सुलझ जाता है तुलसियान साहब, तो आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक्स पर फिर नज़र होनी चाहिए? पिछले हफ्ते इस होप में हमने देखा मेटल स्टॉक्स में एक रैली बनती हुई दिखी। कौन कौन सी कंपनियों पर, स्टॉक्स पर आपका फोकस होगा फिर? देखिए इसमें जो दो चीज जो मेन अगर मेटल कंपनी में आप करें तो मेरे हिसाब से फेरस मेटल पे ज़्यादा आपको एक व्यू रखना चाहिए। और ये चीज़ भी हम करीबन एक हफ्ते से इस चीज़ का एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जिस हिसाब से चाइना को जो फायदा होगा कि एक्सपोर्ट्स वो अपना स्टील का करेगी, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस बढ़ेंगे। तो अगर आपको फेरस स्टील में ध्यान देना तो 2 या 3 स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे एक है JSW स्टील, दूसरा टाटा स्टील। टाटा स्टील का एक नियर टर्म का व्यू है, फंडामेंटल व्यू के हिसाब से मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ। और तीसरा जिंदल स्टील एंड पावर। और चौथा अगर आपको इसी कड़ी में रखना है तो एक स्टील अथॉरिटी को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फेरस स्टील के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी दिखाई देंगे। इसके अलावा नॉन फेरस में भी हमारा जो पॉजिटिव रुझान है वो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, क्योंकि जिस हिसाब से वेदांता करेक्ट हुआ था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इशू को लेके, वो बॉटम आउट हो चुका है। और उस स्पेस में भी हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और हिंडाल्को तीनों पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रखिए और यहीं पर पूरा एक्शन बनने के पूरे आसार है। अच्छा तुलसियान जी, आपसे इजाजत लें उससे पहले रिलायंस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि रिटेल को लेकर काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और इस बात की लगातार बाजार में चर्चा भी हुई है कि जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं और जो लार्जर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अम्ब्रेला में आते हैं, उसको आगे जाकर कंपनी अलग से लिस्ट करेगी, वैल्यू अनलॉक करेगी। पहले उम्मीद जियो की थी, लेकिन आज रिपोर्ट्स यही सुझा रही हैं कि रिटेल को शायद एक अलग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। ये कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा रिलायंस के शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से? क्योंकि आपको याद होगा अब की बारी रिलायंस रिटेल के नंबर्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी और ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स उभर कर आ रहा है कंपनी की अर्निंग्स में। देखिए अर्षद, अगर कोई भी कंपनी अगर उसकी 100% सब्सिडी अगर अलग से लिस्ट होती है तो उसका एक वैल्यू हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है डायरेक्ट उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख करके, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर समझिए कि रिलायंस रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना 10% स्टेक डाइवेस्ट करती है और आपको अगर मार्केट कैप दिखाई देता तो आप उसके 90% वैल्यू को, स्टेक को वैल्यू आसानी से कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि रिलायंस जियो का, ये बात निश्चित है कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल अगले 2 से 3 साल में इंडिपेंडेंटली स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी, जिसका कि अपने आप में बहुत बड़ा एक वैल्यू अनलॉकिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा। अब रिलायंस जियो में कंपनी ने कदम उठाया कि टावर और फाइबर जो अपने जो पैसिव एसेट्स हैं उसको एक अलग कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें करीबन 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। तो हो सकता है शायद कंपनी ने उसे बैक बर्नर पे रखा और रिलायंस रिटेल को पहले लिया, क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस रिटेल की ग्रोथ हो रही है, अगर आप उसकी टॉप लाइन देखें करीबन 18-19 बिलियन डॉलर की टॉप लाइन जो आएगी, वो जितनी भी रिटेल क्षेत्र की लिस्टेड कंपनियां उन सभी के एग्रीगेट से ज्यादा है। तो यानी आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे डी-मार्ट है, उसका मार्केट कैप करीबन 80-90 हज़ार करोड़ रुपया है। दूसरी कंपनियां, तो आपको एक अंदाजा मिलता है कि रिलायंस रिटेल का मार्केट कैप आपको अगर 2 लाख करोड़ से भी दिखाई ज्यादा देवे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ग्रोथ को कैप्चर करता है और रिलायंस रिटेल काफी अच्छे ग्रोथ के मोमेंटम पे है। तो निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इसका काफी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आने वाले समय में देगा। और वैसे भी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल दोनों न्यू जनरेशन बिजनेस है, जिसे मार्केट हमेशा बेटर मल्टीपल देता है। आपको अगर पी मल्टीपल उसमें 30 का भी मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगेंस्ट देयर कन्वेंशनल बिजनेस ऑफ रिफाइनरी और पेटकेम, जिसमें कि उनको मल्टीपल मिलता है 12-13 का। तो ओवरऑल ये संभावना बिल्कुल है कि रिलायंस रिटेल आगे जाके पहले रिलायंस जियो से हो सकता है शायद 2019 में ही उनका आईपीओ का प्लान क्रिस्टलाइज हो जाए। ऑलराइट, तो रिलायंस पर ये बात, और जब भी रिलायंस की बात हो तो ध्यान रखिए CNBC आवाज़ जो आपका चैनल है जिसे आप इस समय देख रहे हैं, उसको TV 18 नेटवर्क 18 ओन करते हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जब भी हम रिलायंस की बात करेंगे। सेबी ने जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी ब्रोकिंग पर और इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटी ब्रोकिंग पर शिकंजा कसा और 2013 का NSCL मामले के में अब ये ऑर्डर आया, आप कैसे देखते हैं इन दोनों कंपनियों पर? क्या आज असर देखने को मिलेगा और इस ऑर्डर को आपने किस तरह से रीड किया?
देखिए, निश्चित रूप से दोनों कंपनी के शेयर प्राइस पे असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भले आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कमोडिटी का ब्रोकिंग बिजनेस में शेयर हो करीबन 6 से 10% का, वैसे एग्जैक्ट फिगर हमें दोनों कंपनियों से नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल जो कॉम्पोजिट अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है सेबी की तरफ से भी, तो इसमें कोई भी क्लाइंट जो इक्विटी और कमोडिटी दोनों में ट्रेडिंग करता है वो चाहेगा कि एक ही ब्रोकर के पास रहे। तो कहीं ना कहीं इक्विटी के जो कस्टमर्स हैं, जो इक्विटी के ट्रेड ब्रोकरेज इनकम है, उसमें भी 5 से 10% का आपको हिट हो सकता है। तो 8 से 10% की अगर आप ये मान के चलिए कि कमोडिटी की आपकी ब्रोकिंग बिजनेस चली जाती है और इक्विटी में भी 5 से 10% का होता है, तो ओवरऑल आपका 20% का जो बिजनेस इफेक्ट होगा। और मैं मानूं कि जितनी भी कंपोजिट कंपनियां हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, इंडिया IIFL हो, इनमें इनके जो ओवरऑल रेवेन्यू पाई है उसमें ब्रोकिंग का शेयर है करीबन 20% का। तो 20% पे अगर 20% हिट होता है तो शेयर पे निश्चित रूप से 5% का हिट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से सेबी का एक सराहनीय ऑर्डर है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें इतने रिटेल निवेशकों को चपेट लगी 5,500 करोड़ रुपए की, उसमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना नेग्लिजेंस। आप मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कमेंट आया कि वो खुद भी विक्टिम में 57-58 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें नुकसान किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका एक प्रोफेशनल इंटरमीडिएरी से जो एक एक्सपेक्ट किया जाता है वो ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं हुई थी इन ब्रोकरों द्वारा। और मेरे हिसाब से ये ऑर्डर जो है आगे जाके काफ़ी ब्रोकरों पे भी आगे जाके इसका ये अप्लाई होगा। तो एक तरह से एक लैंडमार्क जजमेंट है सेबी द्वारा, जिसको कि अब आगे जाकर के फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बहुत बड़े सतर्क रहने की जरूरत है आपको कोई भी अपने क्लाइंट को सर्विस देने के पहले। शुक्रिया तुलसियान जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई, इन सब में आज एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई देगा, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। खासतौर से मोतीलाल और इंडिया इन्फोलाइन ये जो फिट एंड प्रॉपर नहीं है वो नोटिस आया है कमोडिटी बिजनेसेस का, और यहाँ पर कमोडिटी बिजनेसेस पर रोक लगेगी, इस पर भी एक झटका लग सकता है आज ओपनिंग ट्रेड में इन दोनों कंपनियों में। चलिए कुछ और खबरों पर फोकस करते हैं जहां पर आज एक्शन बनता दिखाई देगा। एक स्टॉक जो काफी चर्चा में रहा है वो ऑफ कोर्स रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट का है। आपको याद होगा पिछले पूरे हफ्ते काफी ज्यादा जोश इस उम्मीद में कि कोई ना कोई आकर यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा। यहाँ पर मैनेजमेंट पैसे बटोरने की कोशिश में है। आज हेमंत रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 3 मिडिल ईस्ट के जो सॉवरेन फंड्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इस पर्टिकुलर AMC में हिस्सेदारी लेने के लिए। इसमें दुबई का सॉवरेन फंड, कतर का सॉवरेन फंड और अबू धाबी का सॉवरेन फंड का नाम सामने निकल कर आया। तो दोनों ही स्टॉक्स रिलायंस कैपिटल और रिलायंस निप्पॉन उस पर्सपेक्टिव से आज रेडार पर रहेंगे। गौरव, रिलायंस कैपिटल पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट रहता है। मेरे ख्याल में ये बैन से भी बाहर निकल गया है, क्या किया जाए? ठीक है, रिलायंस कैपिटल की अगर बात की जाए तो बाय करने की सलाह मैं दूंगा वो 165, 166 जहाँ पे इसका एक इमीडिएट हर्डल है, वो एक बार अगर टूटता है तो आपको ये स्टॉक एक बार 172 से 174 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। मैं जो आइडियल वे है इसको प्ले करने का वो है आप 170 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो अगर ओवरनाइट रखना पड़े तो उसमें काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स आते हैं, तो काफ़ी दिक्कत। 165 के ऊपर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप आपको देखने मिल सकता है। तो इस पर रखिएगा नजर। जब फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नहीं भूलना चाहिए। आज वहाँ पर भी एक एक्शन देखने को मिलने वाला है। जो GST काउंसिल ने बैठक करी जिसमें हाउसिंग का सेक्टर को रिलीफ मिला है, तो ध्यान रखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी आपके रडार पर होंगी। ग्रू फाइनेंस जैसी कंपनी, LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, इन सब पर नज़र साफ तौर पर होनी चाहिए। गौरव, देखकर बताइए कौन सा स्टॉक आपको टेक्निकली मजबूत लगता है जहां पर एक बढ़िया रैली बन सकती है, और उसके बाद हम गौरांग शाह साहब से पूछेंगे कि HDFC पर उनकी राय क्या निकल कर आ रही है, क्योंकि अब देखिए CLSA की आज बाय रिपोर्ट भी है, 2360 का टारगेट HDFC लिमिटेड पर दिया गया है। गौरांग, पहले बताइए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में सबसे मजबूत कंपनी आपको क्या लगती है? दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड, उसके बाद 2-3 और कंपनियां हैं, रेपको होम फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स। मेरे ख्याल से आप ये सब नामों पर गौर करते हैं क्योंकि एक इतिहास रहा है निवेश पर लंबी अवधि के नज़रिए से बेहतरीन रिटर्न खड़ा करके देना। और एक बात ये भी है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो जानी हुई कंपनियां हैं, जिनके कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह या सवाल या निशान नहीं लगा है, उनको मार्केट में से फंड्स इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। जो छोटी मझौली या फिर जो कंपनियां विवाद में रही है, उन सब नामों से मेरे ख्याल से थोड़ा सचेत रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए।
ओके, लेकिन गौरव बिस्सा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में अगर आपने एक ट्रेड लेना हो, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी? LIC, कैनफिन, ये रेपको हॉट फेवरेट्स रहते हैं, उनमें सबसे बेहतर क्या है? देखिए, अगर बेहतर की बात की जाए तो एक कैनफिन होम है जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। अगर करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो आपको ये 285 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। अगेन ये ट्रेडिंग बेट्स ही होंगे क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले कैनफिन होम रहेगा, फिर आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगा जहाँ पर थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर रेपको होम रहेगा। रेपको होम में 315 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट। लेकिन एक फर्स्ट ब्रेकआउट देखिए थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन कोई डिप अगर देखने मिलती है 320 के करीब तो आप रेपको होम भी ले सकते हैं। 314.15 का स्टॉप लॉस होगा और 335 से 340 के इसमें स्टॉप लॉस होंगे। तो तीनों अच्छा लग रहे हैं। क्रोनोलॉजी का ऑर्डर अगर देखी जाए तो कैनफिन होम, LIC और फिर आपका रेपको होम। जो पैकिंग ऑर्डर है वो कैनफिन, LIC और रेपको ट्रेडर्स के लिहाज से, तो इन तीनों पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, एक स्टॉक प्रकाश साहब, स्ट्राइड्स फार्मा रेडार पर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेट आ रहा है फंड एक्शन का। प्रोमोटर्स ने लगभग 5 लाख शेयरों की हिस्सेदारी बेची है और उसको अक्वायर किया लाइफ सेल ने, और ये 423 के आसपास सौदा हुआ। बीते सत्र में 419 पर जाकर टिका था ये काउंटर, अब थोड़ा सा ऊपरी रेंज में हुआ है। तो कितनी संभावना है कि आज इस लेवल और प्रीवियस डे हाई यानी कि 424 के पार खुले और अपनी रफ्तार को और बढ़ाए? एग्रेसिव बाय है, ले लेना चाहिए। ये एक सेटअप है, काफी हद तक काम करता है बहुत अच्छी तरह, और इसका जो टेक्निकल टारगेट लॉजिकल होना चाहिए, 460 तक होना चाहिए। स्टॉप होगा करीब अराउंड 410 का, तो ले लेना चाहिए स्ट्राइड्स। तो स्ट्राइड्स फार्मा पर नजर रखिएगा। अच्छा, वायदे बाजार में क्या पोजीशंस खड़ी है बताइए, एज वे गोइंग टुवर्ड्स एक्सपायरी? स्ट्राइड्स फार्मा में बताइएगा गौरव। देखिए, एक अच्छे लेवल से बाउंस बैक देखने मिला है। और अगर आप पोजीशंस की बात की जाए तो थोड़े अच्छे पोजीशंस बने थे, थोड़े बहुत अग्रेसिव लॉन्ग्स तो नहीं बने हैं, लेकिन हमने देखा कि थर्सडे फ्राइडे को थोड़े लॉन्ग्स बने हैं। लेकिन यहाँ पे 425 से 430 यहाँ पे ऐसा लेवल है जहाँ पे पिछली बार भी अनवाइंडिंग का सिलसिला काफ़ी हावी हो गया था और ये स्टॉक वापस फिसल के 410 तक हो गया था। तो अगर आज मैं वापस अगर लॉन्ग पोजीशन देखने मिलते हैं या एक लॉन्ग रोलवर्स देखने मिल रहे हैं 425 के ऊपर सस्टेन होने के बाद भी, तो ये स्टॉक एक बार 440 के लेवल, 445 के लेवल टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज ये जो है फिर से एक रेंज में आ जाएगा जहाँ पे 405 410 सपोर्ट होगा और 425-30 का इसमें स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा। राइट, तो ये रहा स्ट्राइड्स फार्मा पर। लेकिन देखिए बहुत सारी खबरें हैं और आशीष बाहर बैठकर तैयार कर रहे थे नोट्स अपने। आशीष की हैंडराइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर सुंदर लिखते हैं। और एक सिरे से आशीष दिखा सकते हैं? अच्छा, आपने मोबाइल पे लिखना शुरू, वैसे जब लिखते हैं पेपर पे तो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। बताइए आशीष, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर रहेगी? लिखा दीजिए वो सारी लिस्ट, लंबी वाली। हाँ, तगड़ी लिस्ट है एक्चुअली। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कोटक महिंद्रा बैंक का फ्राइडे को जो लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें ING मॉरिशस एग्जिट हुए, 3% हिस्सेदारी बेची। हालांकि अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करा है कि किसने खरीदी है, लेकिन जो FI के शुक्रवार के आंकड़े आए हैं 6,300 करोड़ रुपए की बाइंग, तो ऑब्वियस है कि ज्यादातर तो FIs ने लैचअप करा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं 4% दबाव के बाद किस हद तक उभरता है आज। रियल एस्टेट कंपनीज, और इसमें तो खैर GST काउंसिल की जो कल रविवार को बैठक हुई जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पे, प्रीमियम हाउसिंग पे GST स्लैब्स उम्मीद से ज्यादा घटा दिए गए, वो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन ध्यान रखें, इससे डिमांड इंप्रूव होगी लेकिन इन कंपनीज के मार्जिन्स पे इंपैक्ट नजर आएगा। पर बड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं। और ना सिर्फ हाउसिंग, इसमें रियल एस्टेट कंपनीज बल्कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, आमतौर पे जब भी रियल एस्टेट के लिए कुछ होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को दरअसल एक्चुअली उसका फायदा मिलता है। MCX, और MCX को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी आती हुई, क्यों? क्योंकि इस कंपनी के जो MD और CEO मृगांक परांजपे साहब, उनका टर्म 8 मई को एक्सपायर हो रहा है और अब क्लैरिटी आती हुई को सेकेंड टर्म सीक नहीं कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल IIFL NSCL केस में सेबी का जो ऑर्डर आया है जिसमें डिक्लेयर करा गया है मोतीलाल ओसवाल और IIFL कमोडिटीज को नॉट फिट एंड प्रॉपर कमोडिटी डेरिवेटिव ऑपरेशंस के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव ऑपरेशंस के लिए, बाकी ऑपरेशंस के लिए कोई इश्यू नहीं। GVK पावर एंड इंफ्रा, और यहां पे 13.5% स्टेक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बिट सर्विसेज डिवीजन मॉरिशस से इस कंपनी ने 77 रुपए पर शेयर पे एक्वायर करी है। अब इस कंपनी का GVK पावर का जो मियाल में हिस्सेदारी है 50% से बढ़कर 64% पर पहुंच गई है, क्योंकि आपको याद होगा बाकी की स्टेक एक्वायर करने के लिए काफी पार्टीज और इच्छुक हैं, तो अब इनका कंट्रोलिंग स्टेक है। अदानी एंटरप्राइजेज, और यहां पे आपको याद होगा शुक्रवार को खबरें आ रही थी इस तरह की कि इन्हें एक अडानी डिफेंस को एक UAV कॉन्ट्रैक्ट मिला है $2 बिलियन का।
इस्तेमनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इनके पास इस समय इस तरह की कोई डिटेल नहीं है जो शेयर कर सके, मेयर स्पेकुलेशन और रूमर्स हैं। सुजलॉन एनर्जी यहां पे पिछले 2 दिनों से बहुत तगड़ा अप मूव, इनफैक्ट फ्राइडे को भी वायदा का टॉप गेनर गजब का मूव आया था। डैनिश फर्म का जा रहा था खरीदारी करना चाहती है। एक तो ये 5-6 रुपए का स्टॉक है, पहली बात ध्यान रखें। और इसने क्लैरिफाई करा है कि ये लोग लगातार बातचीत करते थे डेट रिडक्शन के लिए, अभी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं जो ये रिपोर्ट कर सके। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब अदानी लॉजिस्टिक्स जो इसकी खोली हुई सब्सिडी है, उसने अदानी एग्री में 100% स्टेक अदानी एंटरप्राइजेस से खरीदा है। प्रमोटर एंटिटी, अब दूसरी प्रमोटर ग्रुप कंपनी से इन्होंने एक्वायर करा है। ये एक तो एक्विजिशन कहा जा रहा है प्रीमियम पे हुआ है, दूसरा ग्रुप एसेट्स मर्ज करने का जो सिलसिला है वो एक की कंसर्न हो सकता है, शायद ये स्टॉक निगेटिवली रिएक्ट करे। माइंडट्री, अच्छी खबरें आती हुई, केकेआर ने ऑफर बढ़ा दिया है। इस तरह की रिपोर्ट सजेस्ट करें कि 3100 करोड़ रुपए का अब ऑफर आ चुका है प्रमोटर स्टेक खरीदने के लिए। तो पहले जो 850 करोड़ का रुपए पर शेयर का ऑर्डर ऑफर था, 20% स्टेक प्लस कंट्रोलिंग स्टेक चाहते थे, अब कंट्रोलिंग स्टेक नहीं, को प्रमोटर बनने को तैयार है 924 रुपए पर शेयर पर। सिर्फ रिपोर्ट्स हैं ये। जेट एयरवेज और एसबीआई को रडार पर रखें। कहा जा रहा है एसबीआई वे कर रहा है एनसीएलटी रूट का अब अपने लोन्स की रिकवरी करने के लिए। तो तमाम ईजीएम को लेकर खबरें आ रही थी, अब ये इंटरेस्टिंग खबर आती हुई क्योंकि एसबीआई को लग रहा है अब पैसे की किल्लत है, ऑपरेशंस रन नहीं हो पाएंगे। तो एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी जो बड़े लेंडर्स हैं जेट एयरवेज के, ये सब रडार पे होंगे। टाटा मेटालिक्स की बोर्ड बैठक है 27 फरवरी यानी कि परसों बुधवार को। ये कंपनी फंड रेजिंग, क्यूआईपी, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू के जरिए पैसे उठाने की तैयारी कर रहा है। और हाँ, मेटल्स को रडार पर रखें, स्टील कंपनीज को। मॉर्गन स्टैनली ने जो अपग्रेड कर दिया लंबे अरसे बाद स्टील कंपनीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, इन सब में आज हरकत शायद देखने को मिले। प्लस वो जो ट्रम्प साहब का ट्वीट है, वैसे भी स्टील कंपनीज के लिए अच्छी खबर। ठीक बात है, तो शुक्रिया आपका। जेट एयरवेज तो पिछले हफ्ते होप बन रही थी कि रेजोल्यूशन पास हो गया है, अब देखिए आशीष बता रहे हैं कि दिक्कत की बात, बैंकर्स को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो इतिहाद है वो भी दरअसल इस रेजोल्यूशन पर ऑन बोर्ड है। तो आज स्टॉक पर भी रहेगी नज़र और एमसीएक्स पर भी रहेगी नज़र साफ तौर पर। तो एक बार जेट पर बात कर ली जाए। गौरांग सर क्या करेंगे बताइए, जेट को कैसे अप्रोच करेंगे आप? तो एक इतिहास रहा है इस कंपनी का भी, लोगों की पूंजी का कैसे सफाया किया जाता है और अनिश्चितता का वातावरण इस रूप में है कि जो राशि इनको दी गई है या फिर जिसके साथ किसी तरह के टाई अप हुए हैं, इत्तिहाद ने पैसे दिए हैं या फिर बैंकर्स ने इनको इन प्रिंसिपल अनुमति दी है कि और पैसे देंगे या फिर कहीं और से ये पैसे जुटाएंगे, तो ये जो राशि आई है इनके पास, ये जो रुपये आए हैं 800 करोड़ की मेरे ख्याल से बात सुनी थी मैंने, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो, अगर मैं गलत हूँ तो हेमंत आप मुझे सही करना। अब एविएशन सेक्टर या फिर उड़ान क्षेत्र में आपको 800 करोड़ से क्या होगा, जब पूरे बाजार को पता है कि कई महीनों की तनख्वाह इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भी नहीं दिए और अपने पायलट्स को नहीं दिए। काफ़ी सारे फ्लाइट्स कैंसिल किए हैं, रीशेड्यूल किए हैं, उनको अपने जो रूस्टर थे उससे हटाया गया है। काफ़ी कुछ एयरक्राफ्ट्स जब पिछले हफ्ते कुछ खबर आई थी तो लेसर्स के पास पड़े हैं, या फिर जो एयरक्राफ्ट्स इन्होंने लीज पे लिए थे, लीज न देने पर आई थिंक जो एयरक्राफ्ट्स दिए गए थे जिन कंपनियों का, उन्होंने वापस ले लिया है। अब इस परिस्थिति में मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की बॉटम फिशिंग या वैल्यू बाइंग या मोमेंटम बाइंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तो ये आपका निर्णय होगा कि आपको यहाँ पर कुछ करना है या नहीं।